जी पार्ट 2 स्टार्ट हो गया। जुमातुल मुबारक वैसे कोशिश करेंगे इसको 40 मिनट्स का ही रखें। जी बच्चों, सफाई सुथराई करें। सवाल था एक्सप्लेन हाउ ईच ऑफ शुड बी अकाउंटेड फॉर इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट फॉर द ईयर 31 दिसंबर 2021। एक्सप्लेन करना है, मिलजुल के करेंगे इंशाल्लाह भी, ठीक है। आप लिखें कर, कितने बच्चे करके आए एक्सप्लेन? तो कैसे किया था एक्सप्लेन? मतलब सवाल पढ़ा और फिर सॉल्यूशन को देखा, थोड़ा अंडरस्टैंडिंग डेवलप की और फिर उसके बाद लिख दिया। बुक ही नहीं है, बुक नहीं है ना। अच्छा, किस किस ने नहीं लिखा हो वो हाथ खड़ा करें। ये फिर आप खुद करें। मतलब कहने का मकसद ये है कि ये नहीं कि मैं लिखवाऊँ, मतलब मैं बताऊंगा नहीं, मैं बोलता हूँ लेकिन मैं साथ साथ लिखवाऊंगा नहीं। मैं सिर्फ उसको मतलब आपके साथ डिस्कस करूँगा, डिस्कशन के बाद फिर मैं आपको अंग्रेज़ी बोलूँगा। तो आप बस ये कंपेयर कर लेना कि आपकी अंग्रेज़ी मेरी से तो अच्छी होनी है, लेकिन चलो कोई मिलती जुलती है या नहीं है। वैसे तरतीब ये होनी चाहिए, कॉन्सेप्ट तो आ गया लेकिन लिखने की प्रैक्टिस बहरहाल ज़रूरी है। तो जब आपने लिखने बैठना है तो एक बार गलत सलत लिखना है, फिर सोल्यूशन देखना है। सोल्यूशन सारा मैच कभी भी नहीं करेगा आपका, जो मर्जी कर लें। हर दफ़ा आई कैप का सोल्यूशन मतलब थोड़ी बहुत अंग्रेज़ी तो चेंज हो रही होती है ना। मैं अपने हिसाब से अंग्रेज़ी लिख रहा हूँ, आप अपने हिसाब से लिख रहे हैं, लेकिन वही जो बात आपके आई कैप वाले सोल्यूशन में हो वो बात आपने भी की हुई है उसी तरीके से मोर और लेस, ठीक है। तो वो बिल्कुल पूरे नंबर मिलेंगे आपको, इससे नंबर नहीं कटते उसमें, ठीक है ना। चलो शुरू करते हैं जी काम। फिर मैं बस बोलूँगा, अब इसको लिखूंगा नहीं। अच्छा टर्न आउट रहा है, लेकिन हो सकता है कोई अच्छा पॉइंट आ जाए एक आधा, तो मैं उसको लिखवा भी दूँ, या हो सकता है दूसरे सवाल में जाके लिखवा दूँ जो 5वां था, ठीक है। लेकिन बोल ज़रूर देता हूँ कि कैसे लिखना था इसको, ठीक है। इन 2020 AL started development of a new product. The recording criteria was met on यकम जनवरी 21। हम तो 21 में है ना, तो पिछले साल में डेवलपमेंट शुरू हुई थी, लेकिन हमारे साल के पहले ही दिन क्राइटेरिया मीट हो गया। चलो ये तो अच्छा हो गया। ऑन दिस डेट AL started development of a plant which completed in 3 months. It is a pilot plant for testing of, ठीक है। यानी डेवलपमेंट जब शुरू करनी थी, जाहिर है कहीं पे पहुंच गए, नतीजा कुछ नज़र आने लगा तो उन्होंने कहा अच्छा चलो अब तजर्बा करके देखते हैं। तो पायलट प्लांट यकम जनवरी को ही बनाना शुरू कर दिया। अच्छी बात है। जुमला याद हो अगर आपको, तो मैंने वो बोला था, बल्कि लिखा हुआ है आपके पास, कंस्ट्रक्शन, डिज़ाइन और ऑपरेशन, ये तीनों चीज़ें पायलट प्लांट की जो हैं ये डेवलपमेंट फेज़ में आती हैं। यानी पायलट प्लांट आप बना रहे हैं, उस पर जो कॉस्ट आ रही है, फिर पायलट प्लांट को आप बल्कि पहले डिज़ाइन कर रहे हैं। डिज़ाइनर कोई आर्किटेक्ट है, कोई इंजीनियर है, उसने डिज़ाइन किया, उसकी फ़ीस ली, डिज़ाइनिंग की कॉस्ट, फिर उसकी कंस्ट्रक्शन की कॉस्ट, और फिर जब वो बन जाए तो उसको ऑपरेट। ये सारा कुछ ही डेवलपमेंट फेज़ में हो रहा है। तजर्बा जो कर रहे हैं आप, इंटेंजिबल सही है या नहीं है चेक कर रहे हैं, इंटेंजिबल बनाने की कोशिश कर रहे हैं, फॉर्मूला बनाने की कोशिश कर रहे हैं, तजर्बे हो रहे हैं, ठीक है ना। तो इसी दिन से पायलट प्लांट की जो है वो डेवलपमेंट शुरू हो गई है, ठीक है। और आगे वो लिख रहा है कि ये जो प्लांट है ये पायलट प्लांट है जो टेस्टिंग के लिए है, एंड नॉट फॉर अ स्केल इकोनॉमिकली फिजिकल फॉर, ठीक है। AL इनकर्ड कॉस्ट ऑफ 3 मिलियन एंड 7 मिलियन ऑन डिज़ाइन एंड कंस्ट्रक्शन। अब ये इंपॉर्टेंट बात होती है, जो ध्यान से पढ़ रखता है ना बच्चा, उसको मसला नहीं होता, ठीक है ना। ये असल में वो बात होती है जो इंपॉर्टेंट बात, जो ध्यान से पढ़ेगा उसको फ़ायदा होगा। आपने ध्यान से पढ़ा था अल्हम्दुलिल्लाह। ये देखें, ये नहीं नज़र आ रहा, आ जाता है फिर, सबर सबर सबर। डिज़ाइन, कंस्ट्रक्शन और ऑपरेशन, ठीक है। अब डिज़ाइन, कंस्ट्रक्शन, ऑपरेशन सारे के सारे काम जो हैं ये डेवलपमेंट फेज़ में ही हैं। अब उसने क्या कर दिया, आपको धोखा देने के लिए डिज़ाइन की कॉस्ट अलग कर दी और कंस्ट्रक्शन की अलग कर दी, ठीक है। आपने धोखा नहीं खाना, ये भी कैपिटलाइज होगा, ये भी कैपिटलाइज होगा, ठीक है। AL एक्सपेक्ट्स टू ऑपरेट द प्लांट फॉर 2 ईयर्स टिल एंड ऑफ डेवलपमेंट फेज। चलो हमारे साल में डेवलपमेंट भी अंडर कंस्ट्रक्शन है, इसके बारे में भी लिख लेंगे एंड पे मोटाइजेशन वाली लाइन कि नहीं करनी और इम्पेयरमेंट करनी है। ड्यूरिंग 21 AL इनकर्ड 5 मिलियन, और धोखे देते हो हमें धोखे, ठीक है। तो अब आपने इसके बारे में क्या लिखा? अच्छा मेरे दिल में क्यों आ रही है कि ये कम से कम एक ये लिख लें,
चलें फिर मैं बोल देता हूँ, लिख लें, ठीक है जी, लिख ना लें, सुन लें। अब 2020 में काम शुरू हुआ था, हम 21 में खड़े हैं और 21 में पहले ही दिन रिकॉर्डिंग क्राइटेरिया मीट हो गया। तो आप यूँ लिखेंगे कि द रिकॉर्डिंग क्राइटेरिया फॉर कैपिटलाइजिंग इंटेंजिबल was met on यकम जनवरी 21, therefore the cost incurred on construction, design and operation of pilot plant amounting to total कितना बनता है 15 million shall be recorded as an intangible asset as this activity relates to development phase। और रिकॉर्डिंग क्राइटेरिया पहले ही बता चुके हैं कि मीट हो गया, ठीक है। therefore an intangible asset, एन इंटेंजिबल एसेट अंडर कंस्ट्रक्शन लिखना, इन प्रोग्रेस लिखना, लिख लो, कोई मसला नहीं, ठीक है, क्योंकि वो तो पता ही है कि 2 साल बाद कंप्लीट होना है। देयरफॉर एन इंटेंजिबल एसेट अमाउंटिंग टू 15 मिलियन शेल बी प्रेजेंटेड या रिकॉर्डेड इन स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन। ये मैंने कल भी बोला था कि पीएनएल वाली फिगर हो तो साथ लिख लो एसओसीआई, बैलेंस शीट वाली हो तो एसओएफपी लिख लिया करो, ठीक है। तो क्या बोला आपने, यूँ भी लिख सकते हैं, किसी ने यूँ लिखा हो वो भी सही है, क्या, द डिज़ाइन कंस्ट्रक्शन एंड ऑपरेशन ऑफ अ पायलट प्लांट रिलेट्स टू, जैसे कल लिखवाया था मैं वैसा लिख रहा हूँ, ठीक है, रिलेट्स टू डेवलपमेंट फेज एंड एज द रिकॉर्डिंग क्राइटेरिया इज ऑलरेडी मेट ऑन यकम जनवरी 2021, देयरफॉर द कॉस्ट अमाउंटिंग टू 15 मिलियन ब्रैकेट में, लेकिन उसके करना है 7 + 5 + 3, ठीक है ना। देयरफॉर कॉस्ट अमाउंटिंग टू 15 मिलियन शैल बी रिकॉर्डेड एज एन इंटेंजिबल इन स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन। पूरे नंबर मिलेंगे इसके। अब अगली बात आती है, क्योंकि ये पता लग गया हमें कि ये 2 साल बाद जाके कंप्लीट होना है, तो हमारे साल के एंड में तो कंप्लीट नहीं है, तो अब इसके बारे में अमोर्टाइजेशन की डिस्कशन करनी है। यही तो मसला होता है डिस्कशन वाले सवाल के अंदर, आप भूल जाते हैं कोई ना कोई बात करनी, तो जो बात एंट्री, इसी की एंट्री कह दो 2 मिनट में कर देंगे, अब वही लिख कर देना होता है, ठीक है। अगली बात अब क्या लिखेंगे, अब आप कहेंगे एज दिस इंटेंजिबल इज इनकम्प्लीट एज ऑन ईयर एंड 31 दिसंबर 21, देयरफॉर it shall not be amortized, however it shall be tested for impairment। वो तो ठीक है, एनुअली लिख देंगे, हाँ इट इज टेस्ट, वो कहते रहे ईयर एंड के ऊपर, इट विल बी टेस्टेड फॉर, हाँ चलो ठीक है रिगार्डलेस भी कर दो, लेकिन मैं जो असल बात कहना चाह रहा हूँ ना, वो ये जुमला लिखना ज़रूरी है जो अभी लिखवाने लगा हूँ। अगर नहीं लिखा तो अभी लिखोगे क्या, जब भी कभी आपने ये लफ्ज़ लिखना है ना, ये बोलना है कि हाउएवर एसेट विल बी टेस्टेड फॉर इम्पेयरमेंट, तो यहाँ पे बात रोकनी नहीं है बल्कि अगली बात करनी है। इम्पेयरमेंट टेस्ट में कौन सी 2 चीज़ें कंपेयर करते हो, रिकवरेबल अमाउंट और बुक वैल्यू, तो ये अंग्रेजी में लिखते हुए डेथ पड़ती है, ये बात लिखनी है, ठीक है। अब जुमला क्या बना, एज दिस इंटेंजिबल इज इनकम्प्लीट एज ऑन 31 दिसंबर 2021, देयरफॉर इट शैल नॉट बी अमोर्टाइज्ड, हाउएवर इट शैल बी टेस्टेड फॉर इम्पेयरमेंट रिगार्डलेस ऑफ एनी इंडिकेशन, ठीक है। लेकिन ये जो इम्पेयरमेंट, टेस्टेड फॉर इम्पेयरमेंट है, असल जुमला मैं यूँ लिख रहा हूँ, हाउएवर इट विल बी टेस्टेड फॉर इम्पेयरमेंट बाय कंपेयरिंग बुक वैल्यू विद रिकवरेबल अमाउंट, ठीक है। तो ये जुमला जिसने नहीं लिखा ऐड कर लो, इम्पेयरमेंट की बात तो लिखी होगी, हाथ खड़ा करें, हाउएवर इट शैल बी टेस्टेड फॉर इम्पेयरमेंट, ये बात कितनों ने लिखी। आगे ये वाली बात जो मैंने बोली ये नहीं लिखी, या लिखी थी, किसी ने ये भी लिखी थी, एक भी नहीं है, आइंदा से ये कोई एक भी ना बचे, सब ने लिखना है, ठीक है। चले, तो ये काफ़ी है जी, 9 नंबर है, मतलब 3-3 नंबर तकरीबन, या कोई बहुत अगर तफसील वाला हुआ तो उस पर शायद 4 हो तो किसी के 2 हो जाए, वैसे नॉर्मली 3-3 नंबर का ही इनका होना चाहिए सबका, ठीक है। तो बात क्लियर हो गई, यही कुछ लिखा था मिलता जुलता। अब मैं आखिरी बार बोल रहा हूँ, साथ साथ नहीं लिखवा रहा ताकि आप इसकी आदत आपको ना पड़े, डिस्कस कर रहा हूँ, आप अपने लिखे हुए को देखें, उसको इम्प्रूव करें। जो आपने लिखा वो ज़्यादा अच्छा है मेरे वाले डिक्टेटेड से, मेरे वाले डिक्टेटर से बेहतर है आप वाला लिखा हुआ, उसमें जो कमी हो उसको बस पूरा करना जैसे अभी किया, ठीक है। तो क्या कहेंगे आप, क्या था ये, कंस्ट्रक्शन, डिजाइन, ऑपरेशन ऑफ पायलट प्लांट रिलेट्स टू डेवलपमेंट फेज, ठीक है, एंड एज द रिकॉर्डिंग क्राइटेरिया इज मेट ऑन यकम जनवरी 21, देयरफॉर दीज कॉस्ट्स अमाउंटिंग टू 15 मिलियन, ब्रैकेट में फिर ज़रूरी है वो ब्रैकेट में 15 कहीं नहीं लिखा हुआ, तो जो एडिशन करके ब्रैकेट 15 बनाया वो ब्रैकेट में लिखना है, ठीक है। Therefore cost of ₹15 million shall be recorded as an intangible in statement of financial position, full stop। अगला पैरा शुरू करें, as this intangible is in progress या incomplete on 31 दिसंबर 2021, therefore it shall be tested for, it shall not be amortized, ये लिख, it shall not be amortized but it shall be
टेस्टेड फॉर इम्पेयरमेंट बाय कंपेयरिंग बुक वैल्यू विद रिकवरेबल अमाउंट, फुल स्टॉप। आप कहोगे सर ना कहीं रिकवरेबल अमाउंट दी हुई है ना कुछ, भाई कोई बात नहीं, यही तो डिस्कशन वाले सवाल का फायदा है कि आप उसको सारी बातें बताओगे, ठीक है। तो हालांकि कहीं पे रिकवरेबल अमाउंट नहीं गिवन, लेकिन आपने बताना है, ठीक है। ओके डन, चलें आगे। नेक्स्ट, नेक्स्ट है जी ऑन 1 मार्च 21, ठीक है। द पेटेंट जो है AL एक्वायर्ड अ पेटेंट विद इनडेफिनेट लाइफ, ठीक है, अच्छी बात है। ये भी कौन सी वाली कैटेगरी में फॉल करेगा, जो अमोर्टाइज नहीं होनी। इन एक्सचेंज ऑफ इट्स ओल्ड इक्विपमेंट, कोई बात नहीं बेटा, इंटेंजिबल लिया है आपने और बदले में आपने इक्विपमेंट दे दिए, तो मैंने कल भी बताया था ना, कोई मसला नहीं, खैर। एंड कैश कंसीडरेशन ऑफ इन एक्सचेंज ऑफ इट्स ओल्ड इक्विपमेंट एंड कैश कंसीडरेशन ऑफ 25 मिलियन। ये पता नहीं लग रहा 25 मिलियन पे किया या रिसीव किया, पूरा जुमला पढ़ो तो पता लगता है ना। क्या कह रहा है, पेटेंट एक्वायरा है, परचेजा है, इन एक्सचेंज ऑफ पुराना इक्विपमेंट एंड कैश। तो एक्सचेंज में क्या दिया है, ये दो चीज, तो कैश पेड है, ठीक है। अच्छा नेक्स्ट, द फेयर वैल्यू ऑफ पेटेंट एंड इक्विपमेंट वर असेस्ड एट, क्यों 57 बोला आपने, अभी तो पढ़ा के आ रहे। नए की फेयर वैल्यू, अगर दोनों की फेयर वैल्यू गिवन हो तो नए वाले की फेयर वैल्यू इग्नोर करनी है, ठीक है। तो ओल्ड प्लस कैश, तो ये कितना बन गया 60, ठीक है, तो 57 नहीं 60, ठीक है। ऑन द डेट ऑफ एक्सचेंज इक्विपमेंट हैड अ कैरिंग वैल्यू ऑफ, क्या करना, अच्छा चलो खैर आप ये कह सकते हो कि मैं इससे एक्यूमुलेशन निकाल कर, या एक्यूमुलेशन नहीं निकल रही, कोई बात नहीं, मैं गेन लॉस निकाल कर ज़रा एंट्री कर दूंगा। मैं एंट्री नहीं मतलब अंग्रेजी बता दूंगा कि जी हमने नया एसेट जो लिया है पुराने के बदले में, तो नए को हमने रिकॉर्ड करना है एट कॉस्ट, और कॉस्ट इस केस में क्या है, इतने रुपए, 60 बोला है आपने, वो कैसे निकली है, फेयर वैल्यू ऑफ ओल्ड प्लस कैश। साथ ही आप कहेंगे कि जो पुराना एसेट है उसको हमने किताबों से निकाल देना है, और जो कैश पे किया है रिजल्टेंटली इतना गेन आ रहा है वो हम P&L में रिकॉर्ड कर लेंगे। एंट्री तो करनी नहीं है, वैसे तो एंट्री करेंगे ना, मैं मतलब आपको, मैं तो एंट्री करवाऊंगा ना आपको, मैं तो कर दूंगा एंट्री, ठीक है। आप क्या करोगे, यहाँ पे लिखोगे इंटेंजिबल 60, 35 प्लस 25 करके किया था ना, ठीक है। उसके बाद इक्विपमेंट नहीं है कॉस्ट अलग से, तो अच्छी बात है, जान छूट गई। बुक वैल्यू कितनी 30, कैश कितना पे किया आपने 25, हाँ जी 5 का गेन है, देख लो ध्यान से देख लो, ठीक है ना। देखो ना, आपकी चीज़ एक तो समझो टोटल 55 की बनती, मतलब आपने क्या खोया, ये, वैसे तो आपने अपने 35 वाला एसेट जो है खोया ना, ठीक है। बहरहाल ये अगर बैलेंस शीट निकालो तो आपको नज़र आ रहा है, ठीक है। अच्छा, एक्सचेंज की ट्रांजैक्शन के अंदर ना अगर आप ये नए वाले को रिकॉर्ड ना करो तो आपका गेन लॉस सही निकल आएगा, अज्यूम क्या करना पड़ेगा कि जो आपको 35 रुपये बाहर से मिलने थे, जो आपने एक्सचेंज में नहीं लिए, वो मिल गए हैं, तो जब मिल गए हैं तो कैश आएगा, तो कैश डेबिट, तो यही 5 रुपये का गेन निकलेगा। करके दिखा दूं ये बात, मैं कहता हूं जी थोड़ी देर के लिए ना आप ये अज्यूम करो कि एक्सचेंज की ट्रांजैक्शन नहीं है, हम अपना ये इक्विपमेंट बेचने चले गए, इक्विपमेंट जो बेचने गए इसकी बुक वैल्यू कितनी है 30, और ये जब बेचने गए तो इसकी फेयर वैल्यू बाज़ार में क्या है, तो फेयर वैल्यू ही मिलेगी ना भाई, और जो मेरे एसेट की वैल्यू है वही मिलेगी ना। तो 30 वाली चीज़ 35 की बिके तो 5 का क्या आना है, अब ये 5 का गेन ही रहना है पूरी एक्सचेंज की ट्रांजैक्शन में, नए एसेट ने आ जाना है, तो फेयर वैल्यू पर ट्रांजैक्शन हो रही है ना, तो ये गेन मेरा, अगर अकेला एसेट बेचता तो ये गेन आना था, तो बस बेचा नहीं है, इसको बदले में दे के नया एसेट ले लिया और कुछ कैश उल्टा मैंने पे कर दिया, तो अल्टीमेटली बात तो वहीं पे रहनी है ना। ये बचपन में सिखाया जाता है वैसे आपको, पता नहीं अब आप भूल तो नहीं गए, खैर चलें छोड़ें। इनटेंजिबल एसेट आ गया, फेयर वैल्यू ऑफ ओल्ड प्लस कैश पेड पे आपने उसको रिकॉर्ड कर लिया। इक्विपमेंट चला गया, अब कॉस्ट अलग नहीं है, इक्विपमेंट अलग नहीं है, तो बुक वैल्यू ही है बस, ठीक है। कैश आपने पे किया तो 5 रुपये का आपको गेन आ गया, ये P&L में जाना है।
अब ये एंट्री आपने नहीं करनी, ठीक है, ये सारी बात अंग्रेज़ी में लिखनी है, और जहाँ पे ये एंट्री में आपने वो कैलकुलेशन भी की है तो इसको वहीं पर जब अंग्रेज़ी लिख रहे हो तो आपने इसको वहीं पे टैकल करना है, ठीक है। तो आप वो जुमला भी लिख सकते हैं कि ट्रांजैक्शन में कमर्शियल सब्सटेंस है, अगर लिखना चाहें तो, ठीक है। इसको रिकॉर्ड करेंगे फेयर वैल्यू पर, फेयर वैल्यू ऑफ ओल्ड प्लस कैश पेड पर। ये सारी कहानी आपने पता नहीं अपने अल्फाज में लिखी होगी, तो मैं इसको यूँ लिखता हूँ। शुरू करते हैं। अच्छा, आगे को लाइव शेप गिवन है इसकी, तो अच्छी बात है, इसमें भी वो वाली लाइन लिखनी पड़ेगी, ठीक है। अच्छा, AL बिलीव्स, ये तो हो गया ना, AL बिलीव्स दैट इट्स फ्यूचर कैश फ्लोज विल चेंज एज अ रिजल्ट ऑफ दिस एक्सचेंज। ये वाली लाइन असल में लिखकर वो ये कहना चाह रहा है ना कि कमर्शियल सब्सटेंस है और फ्यूचर में भी इससे फ़ायदा आना है, ठीक है। आगे कहता है AL इनकर्ड कॉस्ट ऑफ 2 million फॉर ट्रांसफरिंग टाइटल ऑफ पेटेंट टू इट्स। ये तो मैंने देखा ही नहीं, आई एम रियली वेरी 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 सॉरी। $62, लेकिन ये ना हो कि आप दूसरी तरफ फिर इसको यूज़ ना करो। क्या मतलब, ये कैश भी आपने पे करना है, ठीक है ना। 25 जमा 2 27, ठीक है। चलो, नहीं समझ आई ये बात, सिंपल। पहले 25 था, गेन तो उतना ही रहना ना। पहले आपने 60 रुपए की कॉस्ट बुक की थी और 25 रुपए का कैश दिया था, फिर आप जब ये एसेट लेकर आए तो आपने इसको अपने नाम करवाने के 2 रुपए और पे किए, वो 2 रुपए एसेट में ऐड हुए हैं और कैश से निकले, तो मैंने दोनों तरफ इसको ऐड कर दिया बस, ठीक है। सॉरी, मैंने पहले देखा नहीं था, ठीक है। चलें जी, लिखें, बल्कि शायद आपने लिखा हुआ है तो कुछ भी ना करें, आप इसको यूं लिख दें जी कि द एक्सचेंज ट्रांजैक्शन हैज़ कमर्शियल सब्सटेंस, यूँ लिख सकते हैं, ठीक है। therefore the patent which is acquired in this transaction shall be recorded at its cost, which is in this case is 62 million as calculated below। यूँ भी कर सकते हैं आप, और नीचे आपने ये 3 चीज़ें लिख दी, आगे 1 2 3 टोटल कर दिया, ठीक है। अगली बात आप ये करोगे, as the equipment is given in exchange, therefore the old equipment shall be written off from the books by crediting asset account with its book value, ठीक है जी। and resultant gain of ₹5 million shall be recorded in profit and loss account as income, ठीक है। shall be recorded in SOCI कर दिया करो as income, ठीक है जी, सही है। अच्छा, उसके बाद अगली लाइन वही, as the new asset मतलब पेटेंट has indefinite life, therefore it shall not be amortized, however it shall be tested for impairment annually by comparing। ये लिख दिया करो, वो वाली लाइन लंबी हो जाती है, ये ज़्यादा आसान है, ठीक है। क्या लिखोगे कि इंडेफिनिट लाइफ है, या जैसे पिछला था इन प्रोग्रेस है, या ये है इंडेफिनिट लाइफ है, therefore it shall not be amortized rather, ये ज़्यादा जुमला पक्का यही वाला कर लो, ये आसान हो गया, छोटा हो गया, ठीक है ना। therefore it shall not be amortized rather it shall be tested for impairment annually by comparing book value with recoverable। ये अब छोटे से छोटा जुमला बन गया और चीज़ें सारी पूरी हैं इसमें, ठीक है। डन हो गया। चले, लास्ट है जी। हाँ, इसके बारे में थोड़ा सा लिख दें तो अच्छा है, क्योंकि अलग से लिखा होता है, देखो, ठीक है ना। वैसे तो मैंने 62 वहाँ पर कवर कर लिया है, मैंने इसको इस तरह से आंसर किया ना कि न्यू एसेट विल बी रिकॉर्डेड एट अ कॉस्ट ऑफ 62 एज कंप्यूटेड बिलो। नीचे आपने लिखा दिस, क्या चीज़ है ये क्या चीज़ है, फेयर वैल्यू ऑफ ओल्ड। अगली लाइन में कैश पेड, अगली लाइन में ट्रांसफ़र फी, तो इसमें भी कवर हो गया। लेकिन अगर आप इसको अलग से बताना चाहो तो वहीं पर लाइन आप साथ लिख कर बता सकते हो कि डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल कॉस्ट है ये जो लीगल टाइटल ट्रांसफ़र किया, तो ये भी ऐड कर दें। बहरहाल इतना तफसील में जाने की जरूरत नहीं है, ये आसान तरीका, ठीक है। क्या है जी ये, एक्सचेंज ट्रांजैक्शन, दिस इज एन एक्सचेंज ट्रांजैक्शन, देयरफॉर द न्यू एसेट विच इज पेटेंट शैल बी रिकॉर्डेड एट अ कॉस्ट ऑफ 62 कंप्यूटेड एज बिलो। ये चीज़ें ले ली आपने, उसके बाद एंड द ओल्ड इक्विपमेंट शैल बी रिटन ऑफ फ्रॉम द बुक्स बाय क्रेडिटिंग एसेट अकाउंट विद इट्स बुक वैल्यू। द रिजल्टेंट गेन अमाउंटिंग टू 5 million, अब वो कैसे निकलेगा, वो आपने ब्रैकेट में करके दिखाना है, कैसे निकलेगा।
आप यूँ लिखोगे 62 माइनस 30 माइनस 27 इज इक्वल टू 5, ठीक है। द रिजल्टेंट गेन शेल बी रिकॉर्डेड इन SOCI एज अदर इनकम, ठीक है। उसके बाद ये कहानी ख़त्म और फिर अगली कहानी शुरू। द न्यू पेटेंट हैज़ indefinite life, therefore it shall not be amortized, rather it shall be tested for impairment annually by comparing book value with recoverable amount, full stop। सारी चीज़ें पूरी हैं, 3 नंबर कहीं नहीं जाते अब, ठीक है। लास्ट यकम जून साल के दरमियान में लाइसेंस गवर्नमेंट ने दे दिया एट 12 फ्री ऑफ कॉस्ट टू इम्पोर्ट रॉ मटेरियल अप टू 10 टन फ्रॉम इंटरनेशनल मार्केट फॉर इट्स इंटेंडेड यूज़। कहता है जी इनको लाइसेंस मुफ्त में मिल गया है कि आप अप टू 10 टन, जितने मर्जी अरसे में 10 टन का लाइसेंस आपको मिला हुआ है, चाहे आप साल में लेने चाहे आप 5 साल में आहिस्ता आहिस्ता करके इंपोर्ट करें, कोई रॉ मटेरियल इंपोर्ट करने का आपको क्या मिल गया है, लाइसेंस, ठीक है। द लाइसेंस इज नॉन ट्रांसफरेबल, फिर तो ये इंटेंजिबल ही नहीं है, ये तो सेपरेबल ही नहीं है। इंटेंजिबल की तो पहली शर्त ही क्या थी, सेपरेबल, ये तो सेपरेबल ही नहीं है। ये लीगल राइट है, अगर ये लीगल या कॉन्ट्रेक्चुअल राइट है तो सेपरेबल होने की जरूरत ही नहीं होती है, इंटेंजिबल, ठीक है। अच्छा, नॉन ट्रांसफरेबल है, देयर इज नो फर्दर कंडीशन अटैच्ड बाय गवर्नमेंट, फेयर वैल्यू ऑफ लाइसेंस इज 50 मिलियन। अच्छा बच्चों, अब यहाँ पर उसने तो नहीं बताया कि हमारी अकाउंटिंग पॉलिसी क्या है, ठीक है। तो अब आपने दोनों बातें लिखनी है, दोनों बातें लिखनी पड़ेंगी आपको, ठीक है। तो आप क्या लिखोगे, आप कहोगे द grant of license free of cost shall be treated as a government grant. As the license is granted free of cost, there are two options of recording it. We may record it at nominal value or fair value, full stop. If license is recorded at fair value, then the grant will be recorded as deferred income या डेफर्ड लाइबिलिटी लिख दो या डेफर्ड ग्रांट, कुछ भी लिख लो, ठीक है। एंड दिस डेफर्ड ग्रांट या लाइबिलिटी शैल बी ट्रांसफर टू P&L एज ग्रांट इनकम ऑन द सेम बेसिस एज द लाइसेंस इज अमोर्टाइज्ड। मैचिंग कॉन्सेप्ट वाली बात भी साथ होगी, ठीक है। तो दोनों बातें आपने लिख दी, उसके अलावा बस ठीक है, इसमें और तो कुछ है नहीं। जी बोलो। हाँ, क्वेश्चन ये आता है कि फ्री ऑफ कॉस्ट है तो क्या करें। ऐसी सूरत में मैं प्रैक्टिकली भी आपको बता रहा हूँ, अगर ऐसा मामला हो जाए तो 1 रुपये का कर लेना, मशवरा है मेरा। नहीं करोगे तो फिर कहीं रिकॉर्डेड ही नहीं होगा, मिलेगा ही नहीं आपको, ठीक है। तो 1 रुपया नॉमिनल अमाउंट है ना। अच्छा, वैसे ऐसा होता नहीं है कि बिल्कुल ही कुछ ना ले गवर्नमेंट। आप मतलब सरकारी अस्पताल में चले जाओ या किसी ट्रस्ट अस्पताल में चले जाओ, किसी गरीब बंदे को लेकर, उन्होंने उसके इलाज के पैसे नहीं लेने होते, लेकिन अक्सर ऐसा होता है, कहते हैं 1 रुपये की पर्ची बनवा लें, रिकॉर्ड ही होता है ना। तो ऐसे ही आप 1 रुपये का रिकॉर्ड कर लेना नॉमिनल पे, ठीक है। तो उसने तो डिस्कशन की बात की थी ना, एंट्री तो करनी नहीं थी, इसलिए मैंने दोनों बातें कर ली कि क्या कर लो, लाइसेंस रिकॉर्ड करो एट फेयर वैल्यू। क्या चीज़ नहीं, अच्छा, फ्री ऑफ कॉस्ट में नॉमिनल का ख़त्म हो गया, आपने ऑप्शन सिलेक्ट कर लिया कि मैंने नॉमिनल पे रिकॉर्ड करना है, फेयर वैल्यू पे नहीं करना। यहाँ चुप है ना, तो बताओ फिर कितने पे रिकॉर्ड करोगे। तो नहीं करेगा तो कहाँ जाएगा, उसका तो रिकॉर्ड ही नहीं रहेगा। नहीं ना बेटा, फिर भी ऑप्शन है, यही तो बता रहा हूँ आपको। प्रैक्टिकली इसका तरीका ये है, अकाउंटेंट्स इसमें ये करते हैं। अच्छा, मिसाल के तौर पर रिड्यूसिंग बैलेंस में रेट नहीं होता था, रिड्यूसिंग बैलेंस में रेट निकालने लगते थे, सवाल में रेजिडुअल वैल्यू गिवन नहीं होती थी या जीरो होती थी, तो क्या अज्यूम करते थे, 1 नहीं करते थे। क्या मतलब, एंड पे 1 रुपया बच जाएगा। 1 रुपया क्या यार, जहाँ पे मिलियंस बिलियंस की गेम्स चल रही होती हैं। तो नॉमिनल अमाउंट पे रिकॉर्ड इसलिए कर लो कि वो आपके काबू में तो आ जाए। इंटेंजिबल एसेट्स के नोट के अंदर आपका लाइसेंस मौजूद हो, बस ठीक है, 1 रुपये पे पड़ा हुआ नहीं हो रहा डेफिसिट भी, तब भी कोई बात नहीं, उसके रिकॉर्ड में तो आ गया ना, आपकी अकाउंटिंग में ज़रा ईजी हो जाता है। वैसे ऐसा होता नहीं है, मैं ये अर्ज कर रहा हूँ, ऐसा होता नहीं है। फ्री ऑफ कॉस्ट भी गवर्नमेंट कहेगी ना, तो आपको कहेगी आ जाए ज़रा वो फलां चलान भर दें, चाहे वो 5 रुपये का चलान होगा, 500 रुपये का होगा, छोटी मोटी अमाउंट ज़रूर होती है गवर्नमेंट की जो पे करते हैं आप, छोटी मोटी फीस पे करके ही आप लेकर आते हैं, तो वो कोई ना कोई अमाउंट आपको इंशाल्लाह मिल जाएगी प्रैक्टिकली।
ठीक है। लेकिन यहाँ पे वो सवाल ही नहीं है ना, यहाँ पे तो मसला ये है कि उसने सिचुएशन देकर कहा करो डिस्कस, तो हम उसको ये कहेंगे कि ये ग्रांट लाइसेंस जो ग्रांट हुआ है फ्री ऑफ कॉस्ट, दिस शैल बी ट्रीटेड एज गवर्नमेंट ग्रांट, इट शैल बी रिकॉर्डेड एट फेयर वैल्यू एंड द रिलेटेड grant shall be recorded as a liability या deferred grant, and the grant liability shall be transferred to P&L as an income on the same basis as the intangible is amortized। ठीक है जी, फुल स्टॉप के बाद आगे लिखेंगे alternatively this grant this intangible may be recorded at nominal value, बस, और फिर उसको amortize करना है। अब वो nominal value उसने नहीं दी है तो सवाल में एंट्रीज हैं भी नहीं ना, हमने तो ऑप्शन बताए। ठीक है जी, क्या मतलब एग्जिस्टेंस को चेक कर पाएंगे? तो इसीलिए तो मैंने कहा 1 रुपए पे रिकॉर्ड कर लो ताकि ये एग्जिस्ट करता रहे आपके पास। इसलिए तो भाई की बात मान नहीं रहे थे, वो कह रहे थे रहने दे, सिफर है तो रिकॉर्ड नहीं करते। तो मैंने कहा यार इस तरह से तो नज़र ही नहीं आएगा, मेरा मशवरा ये है कि 1 रुपए पे कर लेना। वैसे ऐसा होता ही नहीं है यार, बिल्कुल मुफ्त कहाँ से कुछ मिलता है। कोई 2, 4, 500 रुपए की फीस लेगी गवर्नमेंट आपसे, वो कोई ना कोई कागजी कार्रवाई कराएंगे। वो भी ये चाहते हैं कि हमारे पास रिकॉर्ड रहे और आपके पास भी रहे। ठीक है जी, वो देखेंगे उसकी लाइफ होगी तो, अगर लाइफ होगी तो उस लाइफ पे अमोर्टाइज करेंगे, कोई मसला नहीं। आप कहोगे 1 रुपये को कैसे अमोर्टाइज करें? हाँ हाँ, आप ये कह रहे हो कि आप इसके बारे में क्या कहें, तो मैंने तो सिर्फ इतनी सी बात कर दी ना कि ग्रांट को इनकम बनाना सेम बेसिस पे जिन बेसिस पे लाइसेंस को अमोर्टाइज करना। अब ना उसकी लाइफ दी हुई है तो वो उसको भी नहीं बता सकते, इसको बता दिया उनको कि ये बेस है, अगर लाइफ होती तो बता देते। ठीक है, लाइफ है नहीं ना, होती तो बता देते। ठीक है, आ जाए जी 5वें पे। ये ज़्यादा 5वां मुझे लग रहा है ज़्यादा अच्छा है कि ये ज़्यादा अच्छा था। 5वां आसान लग रहा है, आसान था। चेक करो जी, चेक करो। डिस्कस क्राइटेरिया दैट शुड बी यूज वाइल रिकॉर्डिंग इंटेंजिबल अराइजिंग फ्रॉम, छोड़ो बस परे करो, इधर आओ जो होमवर्क में था। RI इज प्लानिंग टू एक्सपैंड इट्स, रिक्वायरमेंट है कि एक्सप्लेन करो हाउ ईच ऑफ अबव ट्रांजेक्शन शुड बी अकाउंटेड फॉर। ठीक है, एक पास पेपर और भी कराना है मैंने, इसलिए ये जल्दी से कर लो जी। राइजन इंटरनेशनल इज प्लानिंग टू एक्सपैंड इट्स line of products. The related information for the year 31 December 11 is as follows. R&D of a new product commenced on January 11। हमारे साल के पहले दिन R भी शुरू हो गया और D भी शुरू हो गया, इकट्ठा ही शुरू हो गया होगा तो ठीक है, हमें इससे क्या। अच्छा जी, ऑन 1 अक्टूबर 11 इंटेंजिबल इज कमर्शियली लॉन्च का मतलब 6 क्राइटेरिया मीट हो गए। कमर्शियली लॉन्च्ड, इंटेंजिबल कंप्लीट होके कमर्शियल प्रोडक्शन स्टार्ट हो गई है, अब गेम ऑन हो गई। गड़बड़ होगी भाई, गड़बड़ हो गई। R and D स्टार्टेड लिख दिया उसने 1 जनवरी, और उसके बाद कहता है कि डेवलपमेंट कंप्लीट हो गई। मैं अपने अल्फाज देखता हूँ जो मुझे, जिनकी आदत है देखने की। ठीक है, किस दिन जी? 30 सितंबर भी लिख सकते थे, खैर चलो। इसका मतलब ये है कि यहाँ से ऑनवर्ड्स कैपिटलाइज तो नहीं हो सकता। अब ये पहली बार ऐसा हुआ, शायद जिक्र किया भी हो 1-2 दिन पहले, शायद ना भी किया हो, लेकिन बहरहाल इस सवाल में आके इस बात का जिक्र हुआ करता है कि अगर कभी सवाल के अंदर, मैं प्रैक्टिक स्टैंडर्ड में एक बात लिखी हुई है, किसी वक्त पढ़ाऊंगा MCQ उसके पॉइंट ऑफ व्यू से, वो बात नहीं करनी। स्टैंडर्ड ये कहता है ना कि कभी, चलो छोड़ो उसको, छोड़ो फिलहाल इधर। अगर सवाल में आपको कहे डेवलपमेंट स्टार्टेड, डेवलपमेंट शुरू है, और कहीं से ये ना पता लग रहा हो कि डेवलपमेंट अच्छी वाली है कि बुरी वाली है, तो क्या अज्यूम करना चाहिए? मेरे ख्याल में तो बुरी वाली अज्यूम करें, एक्सपेंस आउट करें, ज़िंदगी आसान बनाएं। ऐसे ही अच्छी वाली अज्यूम करेंगे, उसको कैपिटलाइज करेंगे, फिर अमोर्टाइजेशन की बात करनी पड़ेगी, नहीं हो रही तो इम्पेयरमेंट की बात, कितनी मुसीबत में पड़ जाएंगे। क्या ख्याल है ना? खुद को मुसीबत से बचाएं,
है जी, अपने लिए कौम के लिए क्या करेंगे? नहीं, स्टार लगाएं और लिखें इस बात को। अगर कभी सवाल में, कुछ लोगों को नींद आना शुरू हुई है, जल्दी से लिखना शुरू करें। अगर कभी सवाल में डेवलपमेंट के बारे में ना बताया हो कि चंगी है या माड़ी, अगर कभी सवाल में डेवलपमेंट के बारे में ना बताया गया हो कि अच्छी है या बुरी, तो हम अच्छी डेवलपमेंट अज्यूम करके उसे कैपिटलाइज कर लेंगे। अगर सवाल में ना बताया गया हो कि डेवलपमेंट अच्छी है या बुरी, तो हम उसे अच्छी डेवलपमेंट अज्यूम करेंगे और कैपिटलाइज करेंगे। ठीक है। अब इट इज एस्टिमेटेड दैट प्रोडक्ट वुड हैव अ यूजफुल लाइफ ऑफ 7 साल, लेकिन हमारे लिए तो अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर 3 महीने ही हैं। क्या ख्याल है? अच्छा, आर भी शुरू हुआ है, डी भी शुरू हुआ है। फिलहाल तो मैंने डी के बारे में आपको बताया कि डी जो है, डी वो कितना अरसा चलता रहा? 9 महीने। तो 9 महीने तक। अच्छा, अगर कोई कॉस्ट पूरे साल की होगी फिर मसला आएगा ना कि उसको हमने 9/12 करना है, लेकिन अगर कोई कॉस्ट ऐसी हुई ही ना, बल्कि उसने एक्टिविटीज़ का नाम ले लिया, फिर तो ज़िंदगी आसान है। ठीक है ना। बहरहाल 30 नवंबर यानी 1 अक्टूबर को कंप्लीट होगी डेवलपमेंट, हमारा इंटेंजिबल रेडी हो गया। अब 1 अज्यूम किया है कि डेवलपमेंट स्टार्ट हुई है, अच्छी वाली अज्यूम करना पड़ेगा क्योंकि सवाल चुप है अभी तक। ठीक है, आगे भी चुप्पी था, आपने घर में देख लिया है। अच्छा खैर, डिटेल ऑफ एक्सपेंसेस इनकर्ड आर एज फॉलोज। रिसर्च वर्क, भाई एक चीज ना मुंह से कह रहा है कि ये रिसर्च है। अब आप कहोगे 1 जनवरी को तो क्राइटेरिया मीट हो गया। भाई ये कोई मसला ऐसी को बात नहीं है। साइमल्टेनियसली वो रिसर्च भी चल रही थी और डेवलपमेंट भी चल रही थी, ये साथ साथ चल सकते हैं ना। मसला सवाल में है, अपने आप को खराब ना करो। एक चीज के बारे में कह रहा है रिसर्च है तो वो तो रिसर्च ही है। ठीक है, वो तो एक्सपेंस में चला गया। अब अगली चीज क्या है? डेवलपमेंट वर्क। अब डेवलपमेंट वर्क काम भी 1 जनवरी को ही शुरू हुआ है। ठीक है, इसके अलावा कोई हल नहीं है। आपको है, आपको ऐसा बता दें, है भी नहीं, करना भी ऐसे ही है। रिसर्च तो रिसर्च ही है। डेवलपमेंट वर्क शुरू कब हुआ है? 1 जनवरी को। सवाल में गड़बड़ क्या है? सवाल को चाहिए था वो कहता डेवलपमेंट वर्क भी 1 को चाहे शुरू हो गया, लेकिन क्राइटेरिया फलां दिन मीट हुआ। चुप है, चुप है तो फिर क्या अजम्पशन लिखवाई? हमेशा ऐसे ही करेंगे, अच्छी डेवलपमेंट अज्यूम करनी। ठीक है, तो इसको क्या कर देंगे? कैपिटलाइज कर देंगे। ठीक है। ट्रेनिंग ऑफ प्रोडक्शन स्टाफ एक्सपेंस। कॉस्ट ऑफ ट्रायल रन, टोटल कॉस्ट ऑफ टोटल है ना, छोड़ो इसको। ठीक है, अगली बात। अच्छा बस खत्म कहानी। अब इधर देखो जी, हमने करना क्या है? एक्सप्लेन। ये और ये एक्सपेंस आउट होने, ये और ये कैपिटलाइज होना है। लेकिन जब कैपिटलाइज होना है तो फिर अगली मुसीबत भी पड़ेगी, इसकी यूज़फुल लाइफ गिवन है। ठीक है, तो इसको इसकी यूज़फुल लाइफ के ऊपर अमोर्टाइज भी करना है, डेफिनेट लाइफ वाला है। ठीक है, और अगर आपको नंबर ज़्यादा लगे, 11 नंबर है, खैर काफ़ी है इतना। लेकिन बहरहाल अगर आपको नंबर ज़्यादा लगे तो आप फिर थोड़ा सा रोब ये भी झाड़ सकते हैं कि अमोर्टाइज करेंगे ओवर 7 ईयर्स, बस ठीक है, खाम खा उस तरफ नहीं जाना। हाँ, अगर सवाल के अंदर वो कोई ऐसी लाइन लिख दे जिससे आपको शक पड़े कि शायद ये मुझे इम्पेयरमेंट की इंडिकेशन दे रहा है, तो फिर आप उसके बारे में बात करें, वरना खाम खा ना करें। ठीक है। अच्छा, अब कैपिटलाइज होंगे ये, ओहो ओ सॉरी ये। ठीक है जी, कितना बना? अब इस 9.8 को कैपिटलाइज करना है, इसकी अंग्रेजी मारते हैं अभी। ठीक है, और फिर इसको डिवाइड करना है 7 से इंटू 3/12 पॉइंट, इसकी अंग्रेजी भी मारते हैं। यानी कैलकुलेशन शो करनी है ब्रैकेट में और बाकी सारी बातें करनी है अंग्रेजी में। लिख के आए हैं इसको भी? कौन कौन लिख के आया है? कम हुए थोड़े से, यानी एक सवाल लिखा और दूसरा छोड़ दिया। किस किसने नहीं लिखा हुआ ये वाला? ये जो बच्चे नहीं लिख के लाए, ये कल चेक कराएंगे मुझे काम। ये देख लें आप, ज़्यादा सवाल तो डिस्कस वाले ही आ रहे हैं बेटा।
और मैंने तो डिस्कस कर दी है, समझ तो सारी आ रही है, अभी इस सवाल में आपको सब समझ आ रही है, लेकिन लिखते हुए गड़बड़ हो जाती है सारी। सो प्लीज़, मैं आपको अर्ज़ किया, टाइम मुझे उतना ही लग गया अगर मैं आपको डिक्टेट करवाता। मैंने 4 बार बोला है सोल्यूशन पिछले सवाल का, मुझे टाइम उतना ही लगा जितना डिक्टेशन में लगना था, लेकिन मैं नहीं चाह रहा कि मेरी डिक्टेशन आप नोट करें, मैं यही चाह रहा हूँ कि आप लिखें और फिर उसको कंपेयर करें। और अगर आपका 50-60% मिलता जुलता है IQ के सोल्यूशन के साथ या मेरे उस सोल्यूशन के साथ, तो बिल्कुल ठीक है, पूरे नंबर मिलेंगे, पूरे नंबर मिलेंगे इंशाल्लाह। क्या मतलब, चीज़ें पूरी हो गई ना, तो अंग्रेज़ी तो थोड़ी बहुत आगे पीछे हो जाती है, चीज़ें पूरी कर ली आपने तो आपको पूरे नंबर मिलेंगे इंशाल्लाह। ठीक है, अब हमने पहली बात करनी है इसकी, दूसरी बात करनी है इसकी, और तीसरी बात फिर कर लेंगे हम इसकी। कितना बनता है ये? 5। ठीक है जी, तो इसको भी इकट्ठा ही जो है वो हम जो है वो जोड़ लेंगे। ठीक है जी, अब इसको ये लिखना पड़ेगा, हमें मानना पड़ेगा कि क्राइटेरिया मीट हो गए, कहीं लिखा नहीं ना हुआ। ठीक है, तो हम इसको कह देते हैं कि जी हम इसको रिकॉर्ड कर लेते हैं और इसको हम जो है वो अमोर्टाइज करेंगे, ये मुझे मजबूरी है, लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो हमने इसको यूँ लिखना है कि एज द प्रोडक्ट मीट्स रिकॉर्डिंग क्राइटेरिया, ब्रैकेट में से लिख दो अज्यूम्ड, अज्यूम ही किया है ना। ठीक है, क्योंकि ये पक्की बात अज्यूम करना होता है। देयरफॉर कॉस्ट ऑफ 9.8 मिलियन रिलेटिंग टू डेवलपमेंट वर्क एंड कॉस्ट ऑफ ट्रायल रन, ठीक है, शेल बी कैपिटलाइज एज एन इंटेंजिबल इन स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन। ये बहुत ज़रूरी है कि 9.8 आपके उस अंग्रेज़ी वाले डिस्कशन में लिखा हुआ भी हो, और 9.8 बना कैसे, या तो आप अलग अलग बता दो 4, 9 और इसको, लेकिन मसला ये है कि ये मोटाइज तो आपने इसको इकट्ठा करना है, तो ये वैसे भी 9.8 इकट्ठा चाहिए था आपको। ठीक है, शेल बी रिकॉर्डेड इन स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन एज एन इंटेंजिबल। ठीक है, उसके बाद आगे आप लिखेंगे एज दिस इंटेंजिबल एसेट हैज एंड दिस इज कंप्लीटेड ऑन 30 सितंबर या 1 अक्टूबर 11। ठीक है जी, तो सही है। अगली बात, एज दिस इंटेंजिबल हैज अ डेफिनेट लाइफ ऑफ 7 years, देयरफॉर इट शैल बी अमोर्टाइज्ड ओवर इट्स यूजफुल लाइफ। सवाल में कहीं लीगल लाइफ का जिक्र है, कहीं कोई एक्सटेंशन की बात है उसकी रिन्यूअल, तो खाम खा उस तरफ जाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, लीगल लाइफ नहीं है तो मत जिक्र करो, जिस सवाल में दे दे उसमें जिक्र कर देना। ठीक है, एज इट हैज़ अ डेफिनेट लाइफ ऑफ, अच्छा अगर नंबर ज़्यादा लगे तो फिर कर भी सकते हैं। ठीक है, एज दिस इंटेंजिबल इज एज द ऑर्गेनाइजेशन हैज स्टार्टेड यूजिंग दिस इंटेंजिबल फ्रॉम 1 अक्टूबर 11, देयरफॉर इट शैल बी अमोर्टाइज्ड ओवर शॉर्टर ऑफ useful life or legal life. As there is no legal life, therefore 7 years will be used and an amortization expense of 0.35 shall be recorded in statement of comprehensive income. ठीक है, और वो कैसे निकला है ब्रैकेट में वो बताना होगा आपने, ये ज़रूरी है। ठीक है, तो जुमला कुछ इस तरह का बना है, मिलता जुलता देख लो अगर है तो। तीसरी बार दोबारा बोल रहा हूँ। ठीक है, एज द रिकॉर्डिंग क्राइटेरिया फॉर कैपिटलाइजेशन ऑफ इंटेंजिबल इज मेट ऑन 1 जनवरी 11, ब्रैकेट में लिख दो अज्यूम, कोई मत दलेरी से लिखा करो, जब उसने नहीं लिखा तो हम तो ये करेंगे ना। ठीक है, देयरफॉर दिस इंटेंजिबल, देयरफॉर द कॉस्ट ऑफ ₹9.8 मिलियन, ब्रैकेट में 9 + 0.8, ठीक है, रिलेटिंग टू डेवलपमेंट वर्क एंड कॉस्ट ऑफ ट्रायल रन शेल बी रिकॉर्डेड एज एन इंटेंजिबल इन स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन। फुल स्टॉप, आगे लिखें, as this intangible has a definite life of 7 years, therefore it shall be amortized over its useful life, and an amortization expense of 0.35 ब्रैकेट में ये shall be recorded in statement of comprehensive income for the year end 31 बता। ठीक है, करना चाहो तो भी लिख दो for the year end। ठीक है, enough, और कुछ नहीं लिखना। ठीक है, अब क्या किया आप लोगों ने, जिन्होंने लिखा हुआ था, अच्छे बच्चों ने क्या किया, जो कमी बेशी लगी उन्होंने पूरी कर ली। सिर्फ इसी से नहीं, अब एक बार आपने घर जाके ICAP का सलूशन देख लेना, ये 3 बार आपने उस सवाल को देख लिया, ये आपकी ना मेंटल एक्सरसाइज हो रही है, जिससे आप जो है वो तैयार हो रहे हैं इसको करने के लिए। ठीक है ना, ये ज़्यादा ज़रूरी है। ओके, सही है। मुझे लग रहा है कि जो सवाल एक और मैंने कराना था वो होमवर्क में चला गया, क्योंकि अब छुट्टी भी देनी है ना। बस इसको देख लें जल्दी से, इधर देखें। नेक्स्ट, एक राइट टू मैन्युफैक्चर ले लिया इन्होंने जी। ठीक है,
A right to manufacture well-established product under patent for a period of 5 years was purchased on यकम मार्च 11 हमारे साल के दौरान for 17 मिलियन. ठीक है. Patent has an expected remaining useful life of 10 साल. RL option to renew the patent for a period of 5 years at a sum of, हाँ जी, लीगल लाइफ कितनी है? लीगल लाइफ, कॉन्ट्रेक्चुअल लाइफ लीगल लाइफ ही होती है ना, और लीगल लाइफ ही है ना. कॉन्ट्रैक्ट के तहत आपको कितने साल के लिए मिला ये? 5 साल के लिए. हाँ ठीक है, 5 साल के लिए. इट कैन फर्दर रिन्यूड फॉर 5 years. लेकिन आज 17 का है और रिन्यूअल कितने में मिलेगा? अब ये वाली बात जरा आपके लिए ज्यादती थी थोड़ी सी, मैंने देखा नहीं असल में ना कल सवाल देते हुए. चलो कोई बात नहीं, पर्चे में भी ऐसा कभी कभी हो जाता है, तो खैर है. 11 में से 8-9 नंबर आपने पर्चे में भी ले लेने थे, एक आधा नहीं भी आता हो तो परेशान नहीं होते. बहरहाल अब तो हो गया ना. अब मुझे बताएं, क्या ये रिन्यूअल कॉस्ट मिनिमल है? तो फिर आपने इसमें 0 ऐड करना है. ठीक है जी. और ये कितना आ गया? अच्छा, आगे वो कहता है द पेटेंट हैज़ एन एक्सपेक्टेड रिमेनिंग यूजफुल लाइफ ऑफ, ये तो यूजफुल लाइफ है, हमें इससे क्या. ठीक है. अब हाँ, RI हैज़ ऑप्शन टू रिन्यू द, अच्छा ये तो हो गया ना, सही है, डन हो गया. अच्छा अब मुझे बताओ, वैसे मैं एंट्रीज कर रहा हूँ और आपने इसकी अंग्रेज़ी या तो लिखी नहीं होगी या गलत लिखी होगी, इसलिए दोबारा घर पे लिखना. डिक्टेट मैंने ये भी नहीं करवाना, यानी आपको लिखने ना साथ साथ. ओके, फिलहाल तो एंट्रीज कर ले. इंटेंजिबल एसेट डेबिट कैश क्रेडिट कितने से जी? 17 मिलियन से. ये तो पहले ही बता दिया आपको, 17. ठीक है. उसके बाद अमोर्टाइजेशन की बारी आएगी. ये तो मैं आपको वो करवा रहा हूँ जो सवाल में रिक्वायर्ड नहीं है ना, ये तो मैं वो करवा रहा हूँ. ठीक है, ये तो प्रैक्टिस चल रही है. अमोर्टाइजेशन एक्सपेंस डेबिट और अक्यूमुलेटेड अमोर्टाइजेशन. अब 17 डिवाइडेड बाय 5 कब लिया है? यकम मार्च को. 10/12 हुआ ना फिर जी. 2.88. ठीक है जी, डन. अब ये वाली कहानी तो ऐसे नहीं करनी थी, इसका तो 1 नंबर ना मिले, शायद वर्किंग को एक आधा मिल जाए. असल नंबर तो किसके मिलने हैं? एक्सप्लेन करने के. अब आपने यहाँ पर लिखना शुरू करना है. ठीक है, प्लीज़ साथ साथ नहीं नोट करना, सुने पहले मैं तो देख ला जी. राइट टू मैन्युफैक्चर is a purchased intangible, therefore it shall be initially measured at its cost of 17 million in statement of financial position. साथ साथ ही नोट करना, आराम आराम से मैं बोल रहा हूँ ताकि सुनो बस ध्यान से. ठीक है. अगली बात, द पेटेंट हैज यूजफुल लाइफ ऑफ 10 years and legal life of 5 years. The renewal period of 5 years is ignored while calculating legal life, as renewal cost is not minimal. Therefore, this patent shall be amortized over 5 years, which is shorter of useful life of 10 years and legal life of 5 years. And an amortization expense of 2.88 million shall be recorded in statement of comprehensive income for the year 31 दिसंबर जो भी है या 30 जून जो भी है. ठीक है, डन. चले आगे. नेक्स्ट, RI हैज एक्वायर्ड अ ब्रांड एट अ कॉस्ट ऑफ 2 million. मैंने लिखी है बीच में, मतलब ज़रा और तरीके से लिख लिया, आप जैसे मर्जी लिख लो. मैं बस ये आपको बताना चाह रहा हूँ, आपने मेरे वाला सुन लिया, आप अपने वाला लिखेंगे, आप IK वाला देखेंगे. अगर चीज़ें पूरी हैं तो जैसे मर्जी तरतीब हो. मैंने तीनों बातें लिखी हैं कि पेटेंट एक्वायर्ड है. अच्छा, थोड़े नंबर ज़्यादा लगे तो आप ये भी कह सकते थे कि एक्वायर्ड को हमने रिकॉर्ड कब करना है? इंटेंजिबल जब फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट्स प्रॉबल हो, कॉस्ट लेवली मेजरेबल हो. घुसाना हो ना, ये लाइन भी घुसा सकते हो, नंबर ज़्यादा हो तो. देयरफॉर इंटेंजिबल रिकॉर्ड करना है 17 मिलियन पे. अगली बात, अमोर्टाइज करना है इसको शॉर्टर ऑफ लीगल लाइफ एंड यूजफुल लाइफ, ऐसे बोलोगे. फिर यूजफुल लाइफ इज 10 years, however legal life is 5 years, as renewal period is ignored because renewal cost is not minimal. ये बोला था मैंने, तो अभी मैंने पहले और बोला, मैं ही अगली बार और बोल रहा हूँ, लेकिन चीज़ें मैंने फिर भी पूरी रखी हुई हैं.
बी कॉन्फिडेंट, चीज़ें पूरी करनी है, तरतीब का मसला नहीं है, ठीक है। अच्छा जी, ब्रांड खरीदा है भाई, खरीदा है, परेशान ना हो, इंटरनली जनरेटेड नहीं है, एक्वायर्ड ब्रांड है। कॉस्ट वॉज इनकर्ड इन द मंथ ऑफ जून 11, लाइफ ऑफ ब्रांड इज 10 साल, करंटली देयर इज नो एक्टिव मार्केट फॉर दिस ब्रांड, हाउएवर आर प्लान टू लॉन्च। और एग्रेसिव मार्केट कैंपेन लॉन्च करेंगे तो एक्टिव मार्केट आ जाएगी, ब्रांड लेकर रख लिया है इन्होंने, ठीक है, लेकिन अब इसका क्या करें, ब्रांड परचेज्ड है, इसको इंटेंजिबल के तौर पर रिकॉर्ड करना है, वही अंग्रेजी जैसे ऊपर लिखी थी लिख लेंगे। अगली बात, इसकी लाइफ 10 साल है तो 10 साल पे इसको अमोर्टाइज भी करेंगे। अब इस मनूस लाइन का क्या करें, ये डेफिनेट लाइफ वाला इंटेंजिबल है जिसको अमोर्टाइज करना है ओवर इट्स यूजफुल लाइफ, लीगल लाइफ नहीं है तो उसका जिक्र करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन इस लाइन ने आके एक इंडिकेशन दी है। एक्टिव मार्केट नहीं है तो भाईजान आप ये 2 मिलियन लेके बैठे हैं, वो एग्रेसिव मार्केट कैंपेन चलाएंगे फिर बेहतर होगा, पता नहीं होगा नहीं होगा क्या होगा, अपने इस ब्रांड को, इंटेंजिबल एसेट को टेस्ट कर लो फॉर इम्पेयरमेंट। तो एक एडिशनल लाइन यहाँ पर आ गई। अच्छा कोई नहीं मसला, पर्चे में ये चीज़ रह जाती है, किसी से रह जाती है, खैर है यार, 11 में से 10 नंबर आ जाएंगे, 9 आ जाएंगे, 11 में से 12 थोड़े ही लेने हैं आपने। तो क्या लिखोगे आप कि एक्वायर्ड ब्रांड is an intangible and shall be recorded at its cost of 2 million and it shall be amortized over its useful life of 10 years, और कैलकुलेशन भी कर दोगे डेट के हिसाब से, ठीक है ना, जैसे आप लिखते होते पीएनएल में ले जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट चीज़, ये वाली लाइन जो है, इस लाइन के बारे में आपने लिखना है, एज देयर करंटली देयर इज नो एक्टिव मार्केट फॉर द ब्रांड, देयरफॉर वी शैल टेस्ट आर ब्रांड फॉर इम्पेयरमेंट बाय कंपेयरिंग, अपना मशहूर जुमला, बुक वैल्यू विद रिकवरेबल अमाउंट। बस इससे ज़्यादा और कुछ नहीं करना। इधर को कॉस्ट वॉस्ट तो है नहीं, अगले साल में होगा, वो 12 में जो होगा तो देखा जाएगा, उसको कुछ करने की ज़रूरत, वो सिर्फ इग्नोर ही करनी थी लाइन, ठीक है। और लास्ट है, आर आई डेवलप्ड अ न्यू प्रोडक्शन प्रोसेस, गुड, ये तो हमने सवाल में भी देखा था, एंड कैपिटलाइज इज एज एन इंटेंजिबल एट 7 मिलियन, सितंबर 10 में ये रिकॉर्ड किया था, यानी कि इंटेंजिबल बना हुआ है। The new process is expected to have an indefinite life. During 11, RI incurred further development expense of 3 million and new process which meets the recording criteria. एक एसेट, ये तो बिल्कुल वैसे ही है जैसे आपने एक बस खरीदी हुई थी, ठीक है जी, उसके अंदर पहले जो है वो मिसाल के तौर पे इतनी सवारियां बैठती थी, आपने एक टायर बढ़ाया और पीछे एक सीट बढ़ा ली, तो ये क्या है, ये ऐसा सब्सिक्वेंट एक्सपेंडिचर किया है जिससे इसकी प्रोडक्टिविटी या एफिशिएंसी या आउटपुट बढ़ गई है। तो बिल्कुल ऐसे ही उन्होंने एक प्रोडक्शन प्रोसेस जो है वो 7 मिलियन पे रिकॉर्ड किया हुआ था, लाइफ इंडेफिनिट है इसलिए उसने कोई अमोर्टाइज नहीं होना था, बस वो पड़ा हुआ है। मजीद 3 मिलियन उन्होंने सब्सिक्वेंट एक्सपेंडिचर किया है और वो भी मीट कर रहा है क्राइटेरिया, तो ठीक है, और ऐड कर लो। अगर लाइफ के बारे में नहीं बताया तो ये तो अभी भी इंडेफिनिट वाला ही है, तो इसके अंदर फिर वही बात घुसा देना एम्पेयरमेंट वाली। कितना आसान है ना लिखना, लेकिन लिखेंगे तब, ठीक है। अब आपने क्या करना है, इसमें जो रह गए हैं आपने उनको प्रैक्टिस तो कर ही लेना है, लेकिन बड़ा ही इंपॉर्टेंट एक क्वेश्चन है, उसमें ना आपने क्वेश्चन वो नहीं, उस तरह से नहीं करना जैसे सवाल इधर गिवन है। ये मैंने एक चीज़ में से फिलहाल ब्लैक कर रहा हूं, क्योंकि इस सवाल की डिस्कशन सोल्यूशन से देखेंगे ना, इसमें गलती हुई है अकाउंटेंट से, तो वो गलती को सही करने की बात करनी है, तो वो आपके काबू से बाहर निकल जाएगी बात। आपने ये काम नहीं करना, ठीक है। आपने बस इसकी रिक्वायरमेंट, मैं आपको कह रहा हूँ, इसकी रिक्वायरमेंट आपके लिए क्या है, आपने इस सवाल को सॉल्व करना है, पहले इसकी जर्नल एंट्रीज करनी है, ओरिजिनल, ठीक है, और फिर आपने उसकी अंग्रेजी लिखने की कोशिश करनी, ये आपकी प्रैक्टिस है, ठीक है, ओके। बाकी जो सवाल करवाए उनको देख लेना, कोई उनमें गुंजाइश ना रह जाए, ठीक है, बस काफ़ी है, ठीक है जी, अल्लाह हाफ़िज़।